जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी पहुंचे। इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मुनस्यारी क्षेत्र की माताओं, बहनों और नागरिकों से मुलाकात कर उनके स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य सरकार के विकास के प्रयासों को साझा करते हुए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के वितरण की प्रतिबद्धता जताई। बाद में उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात की है और उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा स्थित पौराणिक जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्य की प्रगति और जनता के कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पुजारियों, श्रद्धालुओं और अधिकारियों से मुलाकात की और धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास और संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी कार्य जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय आस्था के अनुरूप किए जाएं। शारदा कॉरिडोर का उद्देश्य 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समग्र विकास करना है, ताकि ये क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त और आकर्षक बने। मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों और पहल पर देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि देहरादून टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में 3 दिन संचालित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निर्णय उत्तराखंड वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी सौगात है। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को अब अधिक सुगम और नियमित रेल सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है। आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में देश के प्रहरी, आईटीबीपी के जवानों व स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया गया। इस दौरान स्थानीय जनता का कुशलक्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित विकासपरक और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुनस्यारी एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल है। यहाँ की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का हार्दिक स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जोशी ने बृजभूषण सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उनके साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मंत्री जोशी ने बृजभूषण सिंह को श्री गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हुए उनके अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जनहित और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनेक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों के विकास और सुरक्षा कार्यों के लिए 2,838.45 लाख रुपए से की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जनपदों को अनुदान धनराशि स्वीकृत की गई। रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार है।
एसएसपी प्रमिंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए आस को मिलने बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। खैर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत के हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफ़ी निकटता से किया जा रहा था। आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तग है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। इस सभी घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसको पुष्टि की। पुलिस ने आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका भाई फरार बताया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी हरिद्वार ने हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर गांव में गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिला था, जिससे गांव में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इंतजार नामक युवक की सगाई एक युवती से हुई थी और युवती के प्रेम प्रसंग आस मोहम्मद से बताया जा रहा था। इसी को लेकर इंतजार आस मोहम्मद से दुश्मनी रखता था और उसको इंस्टाग्राम पर अपने पास बुलाया और वहां उन्होंने नशा किया और उसके बाद अपने भाई के साथ मिलकर आस मोहम्मद की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार को गिरफ्तार कर लिया और उसके भाई की तलाश में जुट गई है। एनबी के लिए रुड़की से अकील अहमद। उत्तराखंड में इस बार दीपावली पर शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। आबकारी विभाग के मुताबिक त्योहारों के 15 दिनों में शराब की बिक्री 400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 25% अधिक है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और अन्य शहरों में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। बियर, वाइन और विस्की की बिक्री में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इस साल शराब की बिक्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। देखिए, दीपावली पर हर बार प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री, हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के हैं, ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है और हमारी पेटियां भी, जो जैसा कि मैंने बताया 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा, तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। देहरादून में आयोजित बैठक के बाद कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि मिशन एप्पल और अति सघन सेब बागवानी योजना के तहत किसानों की लगभग 57 करोड़ 30 लाख रुपए की राज्य सहायता का भुगतान लंबित है। इस राशि में से 35 करोड़ रुपए का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया गया, जबकि बाकी राशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है और सभी जिला उद्यान अधिकारियों को जल्दी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। किसान यहाँ पर आए, उनका स्वागत है। हमारे किसान हैं और हम लगातार उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक मामला 21-22 का जिसमें डायरेक्टर को एक सस्पेंड किया गया, उसकी जांच चल रही है और वित्त ने पूरे मामले को क्लब कर दिया। लेकिन कल मैंने, जो मेरे को सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, मैंने कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी, सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है
और कहीं और आवश्यकता क्लेम अगर उससे ज़्यादा होंगे तो और भी व्यवस्था रहेगी। और मैंने सीएम साहब से ही बात की है, तो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी एक एक पैसा सरकार किसानों के खाते में डालेगी। देश भर में छठ पूजा की धूम के बीच उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कल्याणपुर गांव में भी इस त्योहारी सीजन में एक ऐतिहासिक दंगल का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव दंगल कमेटी के अध्यक्ष जनरल सिंह की अध्यक्षता में हुए इस दंगल का शुभारंभ भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोता ने किया। दंगल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, शाहजहांपुर और बिजनौर से पहलवानों ने हिस्सा लिया। कुश्तियों का भरपूर आनंद लेने के लिए हजारों दर्शक भी उपस्थित हुए। दंगल के बाद पुलिस प्रशासन ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के बारे में जागरूक किया। महावीर अखाड़ा हमारा धुआंसागर तीर्थ स्थल जो है वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हम खुद ही प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर सब जने। ये मेरे दलजीत भाई हैं, बड़े भाई हैं, इनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। और भी बहुत जने हैं, लखन पहलवान, सब जने अखाड़े पर, सोहेल पहलवान, हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा आज मुकाबला मोनू पहलवान दिल्ली से हुआ था, हनुमान अखाड़े से। मैंने उसे 2 मिनट में चित कर दिया। ये काशीपुर के पास कल्याणपुर गाँव पड़ता है, यहाँ पर दंगल हुआ था। यहाँ पर मुझे बुलाया था इन्होंने और मैं यहाँ पर आया, कुश्ती लड़ा और जीता भी। मैं कुश्ती तो लमसम बहुत लड़ चुका हूँ, गिनती तो खैर नहीं कर सकता, पर मैं नेशनल लेवल पे भी खेल रखा हूँ। पार्टिसिपेट है मेरा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मेडल है मेरा गोल्ड। और बाकी मैं आसपास के क्षेत्र पीलीभीत, बरेली, पंजाब, हरियाणा, पीलीभीत, क्या बोलते हैं, रामपुर हो गया, मुरादाबाद, सब क्षेत्रों में कुश्ती लड़ता हूँ। तो वो मुझे तो जो रुचि थी, मैं नॉर्मल गया था अखाड़े पर, फिर मुझे रुचि बढ़ गई, मुझे फिटनेस आने लगी, जब थोड़ा सा अच्छा मतलब ताकत आने लगी। इस बार 10 साल बाद सब जनता की खुशी से मैंने कुश्ती लड़ी है और कुश्ती में मैं विजयी रहा हूँ। मैंने शाहजहांपुर के रोहित पहलवान को पराजित किया है और ये दंगल हमने 10 साल बाद स्टार्ट किया है और 2 साल से लगातार दंगल चल रहा है और इसमें 60-65 कुश्तियाँ लगातार हुई हैं और इसमें जो फाइनल कुश्ती हुई है वो 21,000 की हुई है, जिसमें रविंद्र पहलवान जो हरियाणा के हैं वो विजयी हुए हैं और उन्होंने जसविंदर पहलवान को परास्त किया है। दंगल में जसपुर विधानसभा के और काशीपुर से भी दर्शक पहुंचे थे और पहलवान जो पहुंचे वो पंजाब, हरियाणा, बिहार और गुजरात से भी पहलवान पहुंचे थे और बरेली और शाहजहांपुर और इधर काफ़ी दूर से लखनऊ से भी 2 पहलवान पहुंचे थे और सब ने बहुत अच्छा दमखम दिखाया। और मैं जनता से भी यही अपील करता हूं कि हर गांव में अगर दंगल हो तो उनके बच्चे जो हैं। बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो जीरो ग्राउंड पर हमारे कल्याणपुर में आए हैं। ये दंगल इसलिए कराया जाता है कि ये मानव के लिए और पशु पंछी के लिए, सभी जनमानस के लिए ये शांति का प्रतीक होता है। सुख समृद्धि की तरफ से ये मनाते हैं पर्व को हम दंगल, जो हनुमान जी के वंशक हैं। गुरु 6 में गुरु भी हमारे कुश्ती लड़ते रहे, अखाड़ा चलाते थे, हरगोविंद पातशाह साहब। और इस दंगल जहाँ होते पहलवान, एक बहुत अच्छा जो ढोल का ढगा है उसे बहुत अच्छा माना जाता है, पर्यावरण के लिए और मानुष और जीव जंतुओं के लिए अच्छा माना जाता है। ये कल्याणपुर में लगातार ये 55-56 साल से लगातार दंगल चल रहा है। ये कोरोना काल में 1-2 साल बंद हुआ था, भीड़ पर रोक लग गई थी इसलिए, नहीं तो रेगुलर ये कल्याणपुर का दंगल मशहूर है और ये इसलिए यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया था क्योंकि वो व्यवस्था के मद्देनज़र भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जानकारी भी दी। जो साइबर क्राइम हो रहा है वो बहुत बड़े तादाद पर हो रहा है। भोले वाले लोगों को वो निशाना बनाते हैं, तरह तरह से वो योजनाएं ये हैं वो हैं व्हाट्सअप करते हैं, उन पर अगर क्लिक कर देते हैं तो वो सारा डाटा उनके पास चला जाता है, फिर वो खातों से पैसे उड़ा देते हैं। तो उससे जानकारी दी है भी ऐसा काम मत करो, कोई क्लिक मत करो, कोई प्रॉब्लम आता है अगर आपको लालच देते हैं कोई, उससे आपको क्लिक नहीं करना। वो नंबर दिया है उन्होंने साइबर क्राइम वालों का, उस पर आपने जानकारी देनी है ताकि वो ग्रोह पकड़ा जाए। तो इसलिए दंगल कमेटी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
हल्द्वानी के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर गजराज बिष्ट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार 150 यूनिटी मार्च की घोषणा की। यह जन जागरूकता अभियान 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगा, जिसमें पदयात्रा, योग शिविर, वाद विवाद और स्वच्छता अभियान शामिल होंगे। 26 नवंबर को चयनित पदयात्री करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये जो हमारा 150th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो इसको पूरे देश भर में बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 31 अक्टूबर को यहाँ पे एक यूनिटी मार्च जो पदयात्रा रखेंगे, जो कि हमारा हल्द्वानी में किया जाएगा। और इसमें हम लोग, हमारी कोशिश है कि हमारे जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, स्पेशली NSS विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें और जो मैसेज है यूनिटी का वो लोगों तक पहुँचे। और इसके अंतर्गत हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिससे हम लोग अपने जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको दर्शाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लाइफ से जो हमें लेसन्स मिले हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे और उनकी जो रोल है नेशन बिल्डिंग में उसको भी हम लोग एम्फसाइज़ करेंगे। और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये सिर्फ यहीं तक एंड नहीं होगा, ये हमारा पूरा नवंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग स्वच्छता टोलियों को बनाते हुए बहुत ही भव्य रूप में क्लीननेस ड्राइव्स भी चला रहे हैं और विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक ये मैसेज पहुँचे। और इसके साथ साथ हमारी, क्योंकि राज्य के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होगा, 9 नवंबर हमारा जो, इसी प्रकार 1 नवंबर से और 9 नवंबर तक प्रदेश के अंदर भी माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो भी चुके हैं और प्रारंभ होने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। और जो मुझे सूचना मिली है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक विधानसभा में अभिभाषण श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय मोदी जी का आगमन उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूं कि सौभाग्यशाली रहेगा। मैं माननीय धामी जी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई भी देता हूं कि उनके प्रयासों से ये दोनों महानुभाव हम सबके बीच में रहेंगे। इसी प्रकार माननीय मोदी जी का जो उद्देश्य है कि जिस प्रकार पूरे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था, इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था, उसी प्रकार माननीय मोदी जी भी 2037 का जो उनका लक्ष्य है कि भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए अभी से इन तैयारियों में लगे हैं। और प्रत्येक जनता, प्रत्येक भारतवासियों का दिल एक दूसरे से जुड़े, इस नाते बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके द्वारा भी, ये आपसे भी यही निवेदन करता हूँ, ये सभी कार्यक्रमों की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी, तो आप सब लोग इसको भी जनता के बीच में ले जाएंगे। और जनता से भी आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वो इन कार्यक्रमों में जुड़ें और माननीय मोदी जी के उद्देश्य को पूरा करने में अपना सफल सहयोग भी प्रदान करें। उत्तराखंड में हुए चर्चित पेपर लीक मामले में अब जांच की कमान सीबीआई को सौंपी जा रही है। इस संबंध में डीओपीटी से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बाद सीबीआई जल्द केस रजिस्टर करेगी। विजिलेंस विभाग के आईजी वीआर मुरुगेशन ने बताया कि जैसे सीबीआई की ओर से औपचारिक मांग की जाएगी, केस डायरी और अन्य दस्तावेज तुरंत उन्हें सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजिलेंस विभाग पहले से ही सभी दस्तावेज तैयार रखे हैं ताकि जांच में किसी प्रकार की देरी न हो। मुरुगेशन ने बताया कि अब तक विजिलेंस की ओर से की गई कार्रवाई की पूरी केस डायरी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद आगे की जांच और संबंधित प्रक्रियाएं सीबीआई के माध्यम से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सतर्कता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो सके। उस पर अभी सीबीआई का जो डीओपीटी में नोटिफिकेशन होना है वो गया है और सीबीआई रजिस्टर करेगी केस। फिर उसके बाद हमारे केस डायरीज जो घटी होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई सीबीआई करेगी। वो तो जैसे हमसे डिमांड करते हैं तुरंत हमने रेडी रखने के लिए बोल दिया है, तो तुरंत उनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्ववर्ती सरकारों के विकास कार्यों को सराहा और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने राज्य की कमजोर आर्थिकी, महिला अपराधों, भर्ती घोटालों और केंद्र में कम आपदा राहत राशि मिलने पर चिंता जताई।
नेगेटिव है। हम तो नारायण दत्त तिवारी जी के उस स्वर्ण काल को भी याद करते हैं जब सिडकुल्स की स्थापना हुई, अच्छी रोड्स, अच्छे पुल बन रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की दूसरी सरकार ने आपदा के बावजूद भी केदारनाथ को व्यवस्थित करने का काम किया। दूध में जो है प्रोत्साहन राशि रखी गई। उसके अलावा मेरे गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा मित्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं रखी गई और पलायन को रोकने के लिए भी अनेकों उपाय किए गए। लेकिन बाकी देखें तो आज खनन माफिया हावी है, लैंड माफिया हावी है। बेटियों का स्थिति ये हो गई कि आज 9 हिमालय राज्यों में आज हम पहले स्थान पर हैं महिला अपराध पे। उसके अलावा NCRB की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी खतरनाक है कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में 3 बच्चों का अपहरण या वो गायब हो रहे हैं। ये बहुत ख़राब बात है। किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है और 2 भर्ती घोटाले इस राज्य ने देखे हैं 2022 और 2025 और उसमें बीजेपी के लोग मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर को सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा। देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में इस दौरान विविध विषयों पर कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शनियां होंगी। उत्सव में उत्तराखंड के साथ साथ अन्य हिमालयी राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का समृद्ध रंग बिखेरेंगे। पंत ने बताया कि इस अवसर पर ninaaduttarakhand.com नाम से एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिसके माध्यम से लोग कार्यक्रमों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी सीटें आरक्षित भी कर पाएंगे। कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके लिए किस तरीके से संस्कृति विभाग ने पूरी रणनीति तैयार की? हम 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर बृहद हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। इस वेबसाइट का क्या, एक वेबसाइट भी जो लॉन्च होगी वो किस लिए होगी और जो कार्यक्रम जो अपलोड होंगे उसके लिए क्या कुछ तैयार की गई? इसमें ninaaduttarakhand.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। ये सारा निःशुल्क है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।